चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 1000 साल पीछे, एक ऐसे साम्राज्य की दुनिया में जिसके तौर तरीके और आविष्कार इतने आधुनिक थे कि सुनकर हैरानी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। एक ऐसी ताकत जिसने आर्किटेक्चर, गवर्नेंस और समुद्री जंग के मायने ही बदल दिए। और इस कहानी की धुरी है एक राजा और उनका एक बहुत बड़ा सपना। ये शब्द खुद राजा राज चोल प्रथम के हैं, जो अपने सबसे बड़े शाहकार बृहदीश्वर मंदिर के बारे में कह रहे हैं। ये सिर्फ एक मंदिर बनाने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी विरासत गढ़ने की बात थी जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। और उन्होंने ठीक रही कर दिखाया। जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के 200 फीट से भी ऊंचा एक ढांचा खड़ा कर दिया गया। ये कोई आम ढांचा नहीं है, ये पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है जो एक दूसरे में किसी पहेली की तरह फिट होते हैं। और ये आज भी तंजावर में वैसे ही शान से खड़ा है। ये चोलों की सोच और उनकी इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरे विजन के पीछे कौन थे? वो थे राजा राज चोल प्रथम। उन्हें सिर्फ एक राजा कहना शायद ठीक नहीं होगा। वो एक माइक्रो मैनेजर थे, एक जबरदस्त प्लानर थे और उससे भी बढ़कर एक शानदार एग्जीक्यूटर थे। वो एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने एक ऐसे सुनहरे दौर की नींव रखी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो आखिर चोलों की इस महानता का राज क्या था? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं उनकी इंजीनियरिंग की काबिलियत में। वो सिर्फ पत्थर के ही मास्टर नहीं थे, वो पानी के भी उस्ताद थे। और इन दोनों को मिलाकर ही उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद रखी जो सदियों तक टिका रहा। पहले पत्थर की बात करते हैं। बृहदीश्वर मंदिर को सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह देखना सही नहीं होगा। ये असल में एक आध्यात्मिक सफर पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही आप विशाल गोपुरम से अंदर आते हैं, बाहरी दुनिया पीछे छूट जाती है। फिर आप एक खुले आंगन से गुजरते हैं जो मन को शांत करता है। और आखिर में जब आप अंदरूनी गर्भगृह में पहुंचते हैं तो एक अलग ही तरह की दिव्यता महसूस होती है। ये आर्किटेक्चर के जरिए कहानी कहने की कला है। और इसे बनाया कैसे गया, ये तो अपने आप में एक करिश्मा है। सोचिए, इसमें जो ग्रेनाइट लगा है वो उस इलाके में मिलता तक नहीं था। मतलब टन के टन वजनी पत्थर दूर से लाए गए। मंदिर का जो मुख्य टावर है, जिसे विमान कहते हैं, वो बिना किसी सेंट्रल बीम या सपोर्ट के खड़ा है। पत्थरों को एक के ऊपर एक इस तरह रखा गया है कि वो खुद ही अपना वजन संभालते हैं और उन्हें इंटरलॉक किया गया है ताकि वो भूकंप भी झेल सकें। ये कला और विज्ञान का एक अविश्वसनीय मेल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चलाने वाले साम्राज्य को फंड कौन करता था? इन मंदिरों को बनाने, इतनी बड़ी सेना रखने के लिए पैसा और संसाधन आते कहाँ से थे? इसका जवाब पत्थर में नहीं बल्कि पानी में छिपा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5000 से भी ज्यादा। जी हाँ, राजा राज चोल प्रथम के दौर में इतने बांध बनाए गए थे। ये सिर्फ कुछ नहरें खोदना नहीं था, ये एक पूरा सुनियोजित वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। और यही सिस्टम उस पूरे साम्राज्य की लाइफलाइन था। और ये सिस्टम कमाल का था। ओयोकोंडन चैनल जो उन्होंने बनाया था, वो आज 1000 साल बाद भी काम कर रहा है। सोचिए, उनके पास पानी के लिए एक अलग मिनिस्ट्री थी। हर गांव में एक नीर कट्टी होता था जिसका काम था ये देखना कि सबको बराबर और सही समय पर पानी मिले। और अगर कोई पानी चोरी करता तो उसके लिए सख्त सजा भी तय थी। उन्होंने पानी को सचमुच लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना माना था। यही वो सोना था जिससे खेत सोना उगलते थे, खजाना भरता था और उसी से ये भव्य मंदिर और शक्तिशाली नींव चलती थी। तो जबरदस्त इंजीनियरिंग तो थी ही, पर एक महान साम्राज्य सिर्फ इमारतों से नहीं चलता। उसे चलाने के लिए एक बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम भी चाहिए। और यहाँ भी चोलों की प्रतिभा चमकती है। उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सत्ता सीधे लोगों के हाथ में देता था। तमिलनाडु के उत्तरामेरूर में मिले शिलालेख हमें इस सिस्टम की पूरी जानकारी देते हैं। गांव की समितियों में काम करने के लिए नियम बहुत सख्त थे। आपके पास जमीन होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और वेदों का ज्ञान भी। और हाँ, अगर आप पिछले 3 साल में सदस्य रह चुके हैं या आपने कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप दोबारा चुने नहीं जा सकते थे। मतलब सिस्टम को पूरी तरह से ईमानदार रखने की कोशिश की गई थी। और चुनाव का तरीका, वो तो और भी दिलचस्प था। इसे कहते थे कुडवुलाई सिस्टम। जितने भी योग्य उम्मीदवार होते, उनके नाम
ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते। फिर उन सभी पत्तों को एक मटके में डाल दिया जाता था और फिर गांव के किसी छोटे बच्चे से एक एक करके हर वार्ड के लिए पत्ते निकलवाए जाते थे। कितना सरल लेकिन असरदार तरीका था निष्पक्षता बनाए रखने का। ये एक तरह का लॉटरी वाला लोकतंत्र था। तो चोलों ने जमीन पर अपनी पकड़ बनाई, लोगों के जरिए शासन किया, लेकिन उनकी ताकत का एक तीसरा और शायद सबसे असरदार पिलर था उनकी नौसेना। उन्होंने समुंदर पर ऐसी हुकूमत कायम की जिसने उन्हें साउथ ईस्ट एशिया की सुपर पावर बना दिया। इस आंकड़े की विशालता के बारे में सोचिए, 10 लाख। अपने पीक पर चोल नेवी में करीब 10 लाख सैनिक और नाविक हुआ करते थे। ये एक जबरदस्त समुद्री ताकत थी, यकीनन उस समय की दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ गिनती में नहीं थी, उनकी टेक्नोलॉजी में थी, जो अपने समय से बहुत आगे थी। उनके पास इतने बड़े जहाज थे कि वो उन पर हाथियों को भी ले जा सकते थे। वो लड़ाई में आग फेंकने वाले यंत्रों का इस्तेमाल करते थे। और सबसे कमाल की बात, उनके पास ट्रेन्ड पर्ल डाइवर्स यानी मोती खोजने वाले गोताखोरों की स्पेशल यूनिट्स थीं, जिनका काम था पानी के नीचे जाकर दुश्मन के जहाज़ों की पतवार तोड़ देना। ये एक मॉडर्न नेवी की तरह थी, जिसका अपना इंटेलिजेंस और कस्टम डिपार्टमेंट तक था। और इस ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ साल 1025 में, जब राजेंद्र चोल ने अपनी नेवी लेकर आज के इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर हमला कर दिया। ये अभियान इतना कामयाब रहा कि पूरे बंगाल की खाड़ी पर उनका कब्जा हो गया। उस दौर में इसे मजाक में चोलों की झील कहा जाने लगा था। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ इतिहास है? सच तो ये है कि चोलों की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनके विचार, उनके सिस्टम आज भी हमारे आसपास गूंज रहे हैं। जरा इस पर नजर डालिए, चोलों का वो मॉडल जहां सार्वजनिक काम के बदले मजदूरी दी जाती थी। कुछ याद आया? जी हाँ, ये आज के मनरेगा का मूल सिद्धांत है। पानी बचाने के लिए सरकार और लोगों का मिलकर काम करना। ये हमें आज के जल शक्ति अभियान में दिखता है। मतलब उनके सिद्धांत आज भी कितने प्रासंगिक हैं। और उनकी विरासत सिर्फ इंजीनियरिंग और गवर्नेंस तक ही सीमित नहीं थी। चोल काल की कांस्य की मूर्तियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये कला का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जहां कविता, नृत्य और धातु विज्ञान सब एक साथ मिल जाते हैं। ये दिखाता है कि उनकी प्रतिभा हर क्षेत्र में थी। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देता है। वाटर मैनेजमेंट, लोकल डेमोक्रेसी, दूर की सोचकर प्लानिंग करना, ये सारी चुनौतियां आज भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी 1000 साल पहले थीं। तो सवाल ये है, क्या हमारे भविष्य की कुछ समस्याओं का समाधान एक प्राचीन साम्राज्य के ब्लूप्रिंट में छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात।